हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे NIUS क्लास 10th का पेंटिंग सब्जेक्ट है हमारे पास, जिसका कोड है 225। 10th क्लास का ये सब्जेक्ट है हमारे पास। मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको मेरे इस चैनल पर अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस चैनल पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, चलिए बात कर लेते हैं। मैं आपको इस चैनल के ऊपर एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 90% आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं क्वेश्चंस के। चैप्टर वाइज कराऊंगा, क्वेश्चंस को साथ साथ समझाता रहूंगा मैं आपको। मेरे पास अगर चैनल से आप अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं तो मैं आपको इन सारे नोट्स की फ्री नोट्स की PDF प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको आगे 12th क्लास के फ्री TMA विद सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाना है तो मैं आपको फ्री प्रैक्टिकल फाइल भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे 8851450051 नंबर के ऊपर। प्लस आप मेरे www.gurujiclasses.in के ऊपर जाकर आपको अगर और मटेरियल चाहिए या लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए विद सॉल्यूशन के साथ तो आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का पेंटिंग सब्जेक्ट NIUS का कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ही चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं ताकि हमें बस थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये चैप्टर किस बारे में है। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में ये चैप्टर है। पेंटिंग जो सब्जेक्ट है 10th क्लास का, मैं आपको बता दूं, पेंटिंग बहुत बच्चों ने ये सोच के ले लिया कि पेंटिंग के अंदर शायद पेंटिंग करनी होगी, पर ऐसा नहीं है। पेंटिंग जो सब्जेक्ट है आपको इसके ऊपर जितने भी ऐतिहासिक इमारतें या जितनी भी ऐतिहासिक जगह है हमारी या जो भी इतिहास से जुड़ी है उसके ऊपर जितनी भी चित्रकारी करी गई है, चित्रकारी क्या सोचकर करी गई थी और चित्रकारी का मतलब क्या है, चित्रकारी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जो चित्रकार है वो क्या बताना चाहता है इस चित्रकारी के अकॉर्डिंग, और किस तरीके की चित्रकारी करी गई थी और क्या क्या सामान और किस तरीके का मटेरियल उस चित्र को बनाने में यूज करा गया था। ये सब सारी इंफॉर्मेशन हमें पेंटिंग सब्जेक्ट के अंदर देनी होती है, ना कि हमें कोई पेंटिंग बनानी होती है। चलिए तो एक बात हुई, आगे बात करते हैं। हमारे पास चैप्टर है तो ये चैप्टर नंबर 1 है। मैं आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से करा रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक कला का इतिहास तथा मूल्यांकन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यानी कि इस चैप्टर को हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर किस बारे में है। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी जो हमारे पास जहां पर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और मेसोपोटामिया जहां पर तीनों सभ्यताएं पाई जाती हैं, उस घाटी को, घाटी यानी उस खाई में जहां पर, अगर मैं आपको बताऊं कि घाटी किसे कहा जाता है, जैसे कि दो पर्वत हैं, दो पर्वत के बीच में से अगर कोई नदी बह रही है, उस नदी के किनारे अगर कोई शहर बसा हुआ है और दो पर्वतों के बीच में एक खाई के बीच में नदी कोई बह रही है नीचे से बिल्कुल लास्ट में, तो उसको घाटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घाटी। तो ये किसके बारे में? सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य शासकों में अशोक ने कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया था। मौर्य शासकों ने, यानी कि तब मौर्य शासकों ने, यहाँ पर अशोक जो था मौर्य शासकों में, उन्होंने यहाँ की कला को सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया। प्राचीन भारतीय इतिहास में कला की दृष्टि से गुप्त युग यानी कि जो चंद्रगुप्त वगैरह का युग था उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, नाचती लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई जिसकी लंबाई 4 फुट 4 इंच की है। नाचती लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है जिसकी लंबाई 4 इंच की है। आगे बात करेंगे, रामपुरवा बुल कैपिटल मौर्य काल की रचना है। इस मूर्ति को रामपुरवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे रामपुरवा के नाम के स्थान पे प्राप्त किया गया था, इसलिए इसे रामपुरवा कहा जाता है। अगर मैं आपको यहां पर बोलूं कि अगर आपको इंपॉर्टेंट बातें क्या याद रखनी है यहां पर, तो आपको याद रखना है ये नाचती हुई लड़की की फोटो और रामपुरवा बुल, ये सब चीजें आपको यहां पर मौर्य काल, ये याद रखने वाली बातें हैं। आगे पढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं, प्रथम चैत्य और द्वितीय विहार। कितने प्रकार की गुफाएं हैं? प्रथम चैत्य और द्वितीय विहार। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या 30 है। अधिकांश अजंता भित्ति चित्र का निर्माण वाकिट कला में हुआ। भित्ति चित्र मतलब जो दीवारों पर होती है। अजंता के भित्ति चित्र फ्रेस्को पद्धति से बनाए गए हैं। इसके अलावा अजंता के भित्ति चित्र का पता 1819 ईस्वी में मद्रास के रेजिमेंट के एक सैनिक ने शिकार खेलते समय इन चित्रों का पता लगाया था। चलिए अब करते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। देखिए जो पेंटिंग के जो चैप्टर्स हैं, छोटे चैप्टर्स होते हैं, कम क्वेश्चंस आते हैं, आपको अच्छे नंबर के साथ इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे।
देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के कार्य क्या थे, उसका संक्षेप में वर्णन। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। पहला ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, किंतु जब 1920 में पुरातत्ववेत्ताओं ने, यानी कि जो खुदाई वगैरह करवाते हैं, खुदाई की और खुदाई में कुछ ऐसे साक्ष्य यानी कि सबूत मिले जिसके आधार पर यह कहा गया कि वैदिक सभ्यता से भी पहले कोई सभ्यता थी, जो कि थी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, नाचती लड़की की भावभंगिमा का वर्णन संक्षेप में कीजिए। इसका अध्याय में प्रस्तुत प्रथम चित्र नाचती लड़की का चित्र है। यह चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है। यह मूर्ति देखने में पतली एवं लंबी होती है तथा इसमें लयात्मक यानी कि थोड़ा लचीलापन होता है। मूर्ति को जहां एक और निर्वस्त्र दिखाया गया है, वहीं उसके बाएं हाथ में लगभग कंधों तक चूड़ियां पहनी दिखाई गई हैं। केश में जूड़े के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि केश में उसके जूड़ा दिखाया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस। बस आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देना है, थोड़ा थोड़ा सा, आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे। कुषाण कला के क्षेत्र में क्या योगदान है? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद देखिए, कुषाण कला का जो क्षेत्र था, कुषाण एक कुल था, उस कला के क्षेत्र का क्या योगदान है? मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत पर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे कुषाण शासकों के अधीन हुई। इस समय की मूर्ति कला के विकास में भारतीय प्रगति हुई और 3 मुख्य शैलियां, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली का विकास हुआ। ज्ञात रहे कि कुषाण से पूर्व तक महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण आरंभ नहीं था, यानी कि कुषाण से पहले महात्मा बुद्ध की मूर्ति का आरंभ नहीं था। उन्होंने केवल 19 चिन्हों से अंकित किया जाता था। बुद्ध प्रतिमा का निर्माण इस काल की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है। जो बुद्ध प्रतिमा है वो इस काल की सबसे उल्लेखनीय विशेषता का बोला गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। गुप्तकालीन चित्रों की क्या विशेषता है? यानी कि जो गुप्त काल के चित्र थे उनकी क्या विशेषता है? अब बात करते हैं। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त युग में हुआ। अधिकांश अजंता भित्ति चित्र वाकटक काल में बने हैं। अजंता के भित्ति चित्र फ्रेस्को पद्धति में बनाए गए थे। फ्रेस्को पद्धति रूसी पद्धति है जिसे रंगों को पानी के साथ मिश्रित किया गया है, जिसे बांध सके तथा रंगों को सूखे गीले प्लास्टर कर चित्रकारी की जाती थी। हालांकि अजंता के चित्रकारों ने परंपरावादी टेम्परा पद्धति का प्रयोग किया है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर छोटे छोटे से 1 नंबर के आ जाते हैं। पाठ्य चित्र संख्या, पाठ्य की आपकी पुस्तक के अंदर चित्र संख्या 3 दे रखा है, मैं आपको बता देता हूं उसमें क्या करना है आपको। अजंता की गुफा कहां है? महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास अजंता की गुफाएं हैं। आगे बात करते हैं। किस चरण में भगवान बुद्ध के प्रतीक को दर्शाया गया है? हीनयान चरण में भगवान बुद्ध के प्रतीक को दिखाया गया है। अश्वेत राजकुमारी में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? पृथ्वी के रंगों का प्रयोग किया गया है अश्वेत राजकुमारी में। अजंता के चित्र किस चरण में अश्वेत राजकुमारी का बनाया गया है? महायान चरण, पृथ्वी के महायान चरण के अंदर अजंता राजकुमारी को बनाया गया है। अश्वेत राजकुमारी किस युग की कृति है? 2वीं शताब्दी में 6वीं शताब्दी तक गुप्त वाकट काल में अश्वेत राजकुमारी इस युग की कृति है। आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कला के क्षेत्र में अशोक के योगदान का वर्णन कीजिए। यानी कि कला के क्षेत्र में अशोक ने क्या योगदान किया था? अशोक को मौर्य वंश के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। वह कला प्रेमी शासक था। इसी कारण उसने अपने शासनकाल में अनेक कलात्मक निर्माण किए। उसने अपने शासनकाल में विभिन्न स्तूपों और स्मारकों का भी निर्माण कराया। सारनाथ की सिंह शीर्ष स्तंभ अशोक की कलाकृति का एक सच्चा उदाहरण है। पशु पक्षी, लता, पुष्प की अनाकृतियां संसार के सुंदर वस्तुओं में से संभवतः कला के इस अद्भुत प्रदर्शन का श्रेय अशोक को ही जाता है। इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे आगे। देखिए आगे क्या है। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त युग को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त युग को स्वर्णयुग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय के भवनों को चित्र, मूर्तियां, स्मारकों, अभिलेखों से ज्ञान मिला था और गुप्त सम्राटों के अधीन कला तथा साहित्य का अद्भुत विकास हुआ था, जिसके कारण ही मुख्य रूप से इस काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध की मूर्ति की विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। गुप्त शासकों के समय में महात्मा बुद्ध तथा बौद्धिस्टों, जो बुद्ध को मानने वाले थे, की मूर्तियों का बड़ी संख्या में निर्माण हुआ। इस मूर्ति की सबसे बड़ी दार्शनिक विशेषता यह थी कि इसे घुंघराले बालों वाली बारीक वस्त्रों तथा विभिन्न प्रकार के जेवरों सहित दिखाया गया है। इसके अलावा मूर्ति पर रत्न जड़ित आसन पर बैठे प्रचार का संकेत करते हुए महात्मा बुद्ध का शांति में मुस्कुराते तथा ध्यान में लगे हुए चेहरे पर सही दिखाया गया है, जो बड़ी सराहनीय है। मूर्ति की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तथा निर्माण सामग्री में बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है, यानी कि बालू वाले पत्थरों का
प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? अजंता की गुफा महाराष्ट्र के स्थित औरंगाबाद 63 मील की दूरी पर उत्तरी दिशा में तथा जलगांव से 34 मील की दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं बड़े बड़े पर्वतों की काटकर 1 मील की अर्धकार परिधि में निर्मित है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं, जिसे चैत्य और विहार दोनों प्रकार के नाम से जाना जाता है। सबसे विशाल चैत्य गुफा संख्या है 19 है, किंतु सर्वश्रेष्ठ गुफा संख्या नंबर 2 है। आगे बात करेंगे, अजंता की चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अजंता की चित्रकला भित्ति चित्रकला मानी जाती है कि दीवारों, भित्त का मतलब क्या होता है? भित्त का मतलब होता है दीवार। चित्रकला मानी जाती है। इस चित्रकला की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। आगे बात करेंगे, अजंता के चित्रों की विशेषता उनका भाव प्रक्षेप। यद्यपि यहाँ के चित्रों की प्रस्तुति में विभिन्न समय के विभिन्न कलाकार ने योगदान दिया, लेकिन वे कलाकार सभी भाव लिखने में सिद्धहस्त थे। मानव शरीर के सभी अंगों को भावमयी भाषा में लिखे गए हैं। अजंता के चित्रों को स्पष्ट भाषा में लिखे गया है। नारी आकृतियां को मनोरम प्रस्तुति में देखने के योग्य बनाया गया है। हाथों की मुद्राओं को, बैठने और खड़े होने के ढंग को मुखर भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ की गुफाओं में जहां तक एक तरह कोमल, ललित्यपूर्ण और मोहक प्रभाव की सृष्टि की गई है, वहीं दूसरे प्रकार के चित्रों में उतने भयावह और विभत्स भाव प्रकट किए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पर आप इस चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लीजिए। इतने ही क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 1 से जो इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। इसका चैप्टर नंबर 2 जो आपके सिलेबस के अंदर, न्यू सिलेबस के अंदर, मैं जल्दी डाल दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।